नमस्कार। मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैराना शामली जिले का एक कस्बा पिछले काफी दिनों से चर्चाओं में रहता है। 2014 के बाद ये कैराना विशेष रूप से चर्चाओं में इसलिए रहा कि यहां एक पलायन का मुद्दा गूंजा। भारतीय जनता पार्टी ने उसे हाथों हाथ केस किया और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बना। बहुत दिन तक वो चुनावी शगुफा बना रहा। बाद में खुल के आया तो जिस महानुभाव ने, जो बड़े नेता ने इस मुद्दे को उठाया था, उन्होंने वो स्पष्टीकरण दिया कि पलायन रोजगार की वजह से था। इस बार फिर कैराना राजनीतिक फिजाओं में चर्चाओं का मुद्दा है, पर इस बार चर्चाओं का कारण कुछ और है। चर्चाओं का कारण है कैराना लोकसभा सीट की एक प्रत्याशी। 3 पीढ़ी से ये राजनीति में परिवार है। मुझे याद है 1984 की बात है। एक रात को कैराना के कोतवाल और उस समय के कांग्रेस के एक पूर्व विधायक थे फूल सिंह सोधाई, वो कैराना में इस परिवार के यहाँ गए पुलिस के साथ। पुलिस को देखकर परिवार को रात को आशंका हुई कि कारण क्या है। जब गेट खुला और फूल सिंह सोधाई ने बताया कि मैं आया हूं, तो पता लगा कि वो दिल्ली से आए हैं। कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा का टिकट ऑफर किया था और उन्हें लोकसभा का कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था 1984 में। उस समय 1984 में अख्तर हसन साहब कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को पराजित किया था। आज उन्हीं अख्तर हसन की पोती इकरा हसन हमारे साथ हैं। इकरा हसन की एक खास बात यह भी है कि इकरा हसन के पिता देश में चारों सदनों में, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में भी रहे हैं और इस क्षेत्र के बहुत ज्यादा लोकप्रिय कद्दावर नेता रहे हैं। मां तबस्सुम भी लोकसभा की सदस्य रही हैं। भाई नाइद हसन भी विधानसभा के सदस्य रहे हैं। पिछले 3 चुनाव से लगातार जीतते आ रहे हैं। इस बार तो जेल में थे तब भी चुनाव जीते, और इस बार जब जेल में थे उनके चुनाव की कमान संभाली खुद इकरा ने। उसी के बाद वो सुर्खियों पे आई। आज हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं इकरा हसन, जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की कैराना सीट से लोकसभा की प्रत्याशी है। इकरा जी, रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इकरा, एक मासूम सी बच्ची राजनीति के इतने बड़े जंगल में, हम आपसे राजनीतिक चर्चा शुरू करें उससे पहले इकरा के बारे में पता था कि वो बाहर पढ़ने गई थी, विदेश पढ़ने गई थी, दिल्ली में पढ़ती थी, पीएचडी करना चाहती थी। एक बार आप अपने दर्शकों को बताएं कि इकरा की क्या पृष्ठभूमि रही है, परिवार के बारे में बताएं। जी, परिवार के बारे में जैसे आपने बताया कि मेरे दादाजी जो थे वो पहली बार 1984 में सांसद बने और उससे पहले भी वो चेयरमैन रहे। और जो परिवार है वो सामाजिक रूप में सामाजिक तौर पर एक जिम्मेदारी निभाते थे अपनी, लेकिन राजनीतिक सफर शुरू हुआ 1984 से और उसके बाद मेरे पिताजी ने संभाली आगे की कमान। फिर उनके देहांत के बाद मेरी माताजी पर जिम्मेदारी आई और भाई पर जिम्मेदारी आई। अब 2022 का चुनाव जो था उससे पहले मैं पढ़ाई करती थी। मैंने लॉ की पढ़ाई करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए लंदन गई थी। और दिल्ली में कहाँ से की है लॉ? जी मैंने ग्रेजुएशन की है लेडी श्री राम कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स में और उसके बाद जी, और उसके बाद फैकल्टी ऑफ लॉ से डीयू में मैंने लॉ करी है। और फिर मैं मास्टर्स के लिए लॉ में लंदन गई थी और लंदन में ही मैं पीएचडी में भी मैंने दाखिला ले लिया था। लेकिन फिर कुछ टाइम के लिए घर आना था छुट्टी में, तो जब घर आए तो मालूम पड़ा कि अब मेरी माताजी और मेरे भाई पर गैंगस्टर एक्ट लगा दी। और उसके बाद घर की परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि घर पर एक वाहिद सदस्य मैं ही बची थी, तो मुझे घर की ज़िम्मेदारी उठानी पड़ी। साथ में जो राजनैतिक ज़िम्मेदारियाँ हैं उनमें भी हिस्सा लेना पड़ा। और फिर चुनाव से पहले ही एकदम मेरे भाई को जेल भेज दिया गया, उन्हें चुनाव से दूर रखा गया। तो उस दौरान पहली बार किसी चुनाव में मैं कैंपेन, ये काफ़ी लोग नहीं जानते, मैं पारिवारिक स्तर पे कैंपेन हाथ बटाने के लिए 2014 से आती रही हूँ। लेकिन एक मुख्य रूप से
मैंने 2022 में कैंपेन लीड की थी। 2022 में चूंकि नाहिद जेल थे तो सारी जी कैंपेन अकेले आप ही के कंधों पर थी। जी, मेरी मदर पे भी मुकदमे थे, तो वो भी बाहर नहीं जा सकती थी, तो इसलिए मेरा राजनीति में आना हुआ। और आने के बाद फिर 1 साल हमें लगा मेरे भाई की रिहाई कराने में, तो वो जो पूरा ऊपर वाले ने और कैराना के लोगों ने जितने प्यार से हमें चुनाव जिताया, तो 1 साल का जो विधायक कार्यकाल था, उसकी ज़िम्मेदारी भी मुझे देखनी पड़ी। फिर 1 साल बाद मेरे भाई को रिहाई मिली, तब तक मेरा खुद का लगाव लोगों से हो गया था। मैं समझ गई थी कि कैसे राजनीति हमारे क्षेत्र की चलती है, क्या समस्याएँ हैं, किस तरीके से उनका निस्तारण होना है। तो अपने आप एक जुड़ाव होता चला गया और फिर मेरी रुचि बढ़ी राजनीति में। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे उन्होंने तभी कह दिया था कि आप आगे की तैयारी कीजिए। तो उस टाइम मैं खुद संकोच में थी, लेकिन जैसे-जैसे टाइम बढ़ता गया, अपनी रुचि बढ़ती गई, लगाव होता गया, तो ये मौका जो मुझे मिला है, इसमें मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं अपनी तरफ से अपना 100% दूँ और कुछ अपने माध्यम से कुछ ऐसा कर सकूँ कि कि मैं लोगों के काम आ सकूँ। अखिलेश जी ने आपको लोकसभा का टिकट दिया, जब ऑफर किया आपने सोचा होगा, जब विधानसभा में, लोकसभा के चुनाव में 2 जिलों की लोकसभा है, 5 जी, विधानसभाएं हैं, बहुत जी, बड़ा चुनाव है। जी। मासूम सी बच्ची को बहुत बड़ा चुनाव की जब ऑफर मिली होगी, पहली बार कैसा लगा? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि एक विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। ये 5 गुना बड़ा चुनाव है और अगर आप इसको सँभालने पहुँचते हैं, तो जैसा हम जाते थे, एक विधानसभा को अगर कवर कर रहे हैं, तो ये बेचैनी हो जाती थी कि दूसरी में क्या मामला चल रहा है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि बहुत कम उम्र में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझ पर अध्यक्ष जी ने इतना भरोसा जताया और बस यही मेरी उम्मीद है कि जिस ईमानदारी से हमने मेहनत की है, तो लोगों तक वो ईमानदारी हमारी पहुँचे, उन्हें पसंद आए और वो लोग हमारा साथ दें, ताकि हम ये सीट जीतकर अध्यक्ष जी की झोली में डाल सकें। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, 22 के चुनाव का जो एक्सपीरियंस रहा, वो बहुत काम आया और आगे भी उम्मीद है कि इसी तरीके से हम मेहनत करते रहेंगे। जिस दिन आपको टिकट ऑफर हुआ था, उस दिन आपके लिए एक बहुत अच्छा सा गठबंधन था, जिसमें आरएलडी भी इंडिया में शामिल था। कांग्रेस, सपा और आरएलडी मिलकर एक मजबूत संगठन था। इसी बलबूते पर आपकी माताजी भी उपचुनाव में चुनाव जीती थी। उतना जी। मुश्किल नहीं था। जिस दिन इकरा को यह पता लगा कि जयंत चौधरी साहब अचानक से एनडीए में चले गए, तो तब इकरा को कैसा लगा कि चुनाव के बीच में पता लगी, अचानक से तैयारी शुरू कर रहे हैं, कि जो एक मेन पिलर थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासतौर से कैराना लोकसभा में उनका प्रभाव है, कि वो बीच में छोड़ के चले गए, तब इकरा को कैसा महसूस हुआ? बहुत हमारा अच्छा गठबंधन था और इस गठबंधन के बलबूते पर हमारे ज़िले में तीनों सीटें हमने जीती थी गठबंधन ने और भाजपा का सफाया हुआ था। तो एक कॉन्फिडेंस था हमारे सबके अंदर कि अगर इस गठबंधन से चुनाव लड़ा जाए तो आसान रहेगा, जीत होगी, ये उम्मीद थी। लेकिन जिस तरीके से जो टाइमिंग थी, वो अपने आप में एक चुनाव के बहुत नज़दीक ये फैसला जो लिया गया और ये गठबंधन टूटा, तो उस टाइमिंग की वजह से हमें बहुत बड़ा झटका लगा था और सब लोग इस डाउट में आए थे कि अब आगे कैसे लड़ा जाएगा चुनाव। लेकिन मेरी जो माताजी हैं, उन्होंने बहुत हिम्मत दी और अध्यक्ष जी ने भी कहा कि नहीं, चुनाव तो लड़ना है और तुम जीतोगे, हिम्मत से काम लो। तो हम लोगों ने अपनी मेहनत और अपनी मेहनत को उसी दिन से डबल भी कर दिया था और लगातार मेहनत भी चल रही थी। बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं कि एक बड़ा दल है लोकदल, जिसका हमारे क्षेत्र में बड़ा इन्फ्लुएंस है और बहुत हमें प्रोत्साहन था इस बात का कि लोकदल हमारे साथ है तो आसान रहेगा और जैन जी से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया। तो हमें आपके समझ नाम में की रिकमेंडेशन भी जैन जी ने ही की थी अखिलेश जी को। जी, जी, बिल्कुल। उन्होंने 7 सीटों पर नाम दिए थे, 7 में से 1 सीट कैराना थी और हर सीट पर उन्होंने 2 नाम दिए थे। लेकिन कैराना एक इकलौती ऐसी सीट थी जिस पे उन्होंने सिर्फ़ मेरा नाम दिया था।
तो ये जी बहुत बड़ा मेरे मन में अभी भी इस बात के लिए आभार है। लेकिन किस वजह से ये गठबंधन टूटा और उन्होंने आरएलडी भाजपा के साथ किया, ये आज भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भाजपा तो किसान विरोधी पार्टी है, कभी उन्होंने किसान हित के लिए काम नहीं किया। अब भी उन्हें 2 टर्म मिले, किसान की आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, एमएसपी के वादे अब तक अधूरा है, और तरह-तरह के जो भुगतान होने हैं उसके लिए धरने पर हमें बैठना पड़ता है। तमाम किस्म की समस्याएँ जो किसानों की हैं, उसके लिए कोई निस्तारण भाजपा ने नहीं किया। तो ये बात अपने आप में हमें समझ नहीं आई कि किस वजह से उन्होंने पार्टी का गठबंधन किया है। लेकिन वो बेहतर जानते हैं, वो अपनी पार्टी की वो अध्यक्ष हैं। उसके बावजूद जो जिस तरीके से चुनाव में हमारी मेहनत रही, और लोग अब भाजपा की राजनीति को समझते हैं। अब ये जान गए हैं कि ये सिर्फ विभाजन करके ध्यान भटकाना चाहते हैं, किसी को कोई लाभ नहीं देना चाहते, किसी के लिए, किसी के हित के लिए काम नहीं करना चाहते। चाहे नौजवान हों, महिलाएँ हों, हमारे युवा हों, किसी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। अग्निवीर जैसी योजनाएँ ला रहे हैं। तो इनकी अब एक पर्दाफ़ाश हो गया इनकी नीयत का, और इसी वजह से लोग उस तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाए। हमारी जिस तरीके से मेहनत थी, हमने और जो किसान हैं, हम लोगों ने इकट्ठे संघर्ष किया है भाजपा के खिलाफ, तो वो एक बड़ा फैक्टर रहा कि हमारी उपस्थिति लगातार बनी रही। और जो हमारे माननीय सांसद जी हैं, वो कहीं भी किसानों के किसी भी संघर्ष में साथ खड़े हुए नहीं मिले। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा कि उनकी तरफ वो वर्ग गया नहीं। गन्ना भुगतान का आपने जिक्र किया, 214 करोड़ शामली का ही था। कई महीने किसानों ने आंदोलन किया, जैन जी भी उसमें आए थे, आप भी लगातार उस आंदोलन में सक्रिय थी। लोगों को इसका भी एक गम है कि यदि जैन जी जा रहे थे तो 214 करोड़ के लिए कोई सरकार पैकेज देती थी, कम से कम कैराना क्षेत्र के, शामली क्षेत्र के किसानों को 214 करोड़ का लाभ तो मिलता। जयंत जी के जाने के बाद भी क्या उनके आधार मतदाताओं में आपका समर्थन मिला? उन्होंने आपको वोट दिया? जी। जी, बिल्कुल दिया है। हम लगातार घूमे हैं, 2-2 बार हमारे प्रोग्राम हुए हैं। एक कन्फ्यूज़न ज़रूर पैदा हो गई थी, जो लोकदल का आधारित वोट है और जो किसान लोग हैं, क्योंकि लोकदल ने हमेशा आवाज़ उठाई है किसानों की, तो एक कन्फ्यूज़न लोगों में ज़रूर थी। लेकिन जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आता गया, तो और हम लगातार लोगों में पहुँचते रहे, और लोग इस बात को फिर ध्यान में रखते रहे कि किस तरीके से हम लोगों ने इकट्ठे संघर्ष किया है, और आगे भी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो उस लिहाज से हमें काफ़ी हद तक हमने अपना जो वोट शेयर है किसान वर्ग में, वो बचा के रखा है, और हमें बहुत आशीर्वाद उनसे मिला है, और हमें उम्मीद है कि इसी तर्ज पर हमारी जीत भी होगी। पिछले 40 साल में कैराना क्षेत्र की राजनीति 3 राजनीतिक परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही है, जिसमें एक आपका परिवार है, एक बाबू हुकुम सिंह जी का परिवार है, एक वीरेंद्र सिंह जी जसाले वालों का परिवार है। 3 ही परिवार रहे थे, और तीनों के बारे में लोग ये आमने सामने अलग अलग दल से लड़ते थे, पर हम चूंकि व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, तीनों एक ही थे। हुकुम सिंह जी का और मुनव्वर हसन का तो बाबा पोते का रिश्ता था, कलस्यान खाप से दोनों हैं, और दोनों कमरे में बैठ के डिसाइड करते थे कि बाबा को क्या करना है, पोते को क्या करना है। हम उसके पसंदीदा रहे। इस बार के चुनाव में हुकुम सिंह जी की बेटी, कल्याण सिंह, वीरेंद्र सिंह जी का बेटा, दोनों टिकट के दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी के। दोनों इस क्षेत्र में प्रभावशाली परिवार हैं, जिनका अपना जनाधार है। कलस्यान खाप के चौपाल का अपना एक सम्मान है। इस चुनाव में भाजपा के जो प्रत्याशी थे प्रदीप चौधरी, इनको लेकर एंटी इनकम्बेंसी थी इस क्षेत्र में, खास तौर से थी कि वो कभी पिछले 5 साल में इधर दिखाई नहीं दिए। आपके चुनाव में इन दोनों परिवारों का, राजनीतिक परिवारों का क्या योगदान रहा? क्या इनका कोई सहयोग आपको मिला, या ये तटस्थ रहे, या इन्होंने भाजपा के लिए काम किया? नहीं, देखिए, उनकी जो लॉयल्टी है अपनी पार्टी से है, भाजपा से, और भाजपा के ही साथ रहे। लेकिन क्योंकि जो हमारे प्रत्याशी हैं, माननीय सांसद जी जो हमारे थे, उनका विरोध इतना था कि उन्होंने वापस आकर क्षेत्र में देखा नहीं, किसी की कोई समस्या का निस्तारण नहीं कराया। तो बहुत से लोग चाहकर भी अपने लोगों को भेज नहीं पाए, उनकी तरफ नहीं कर पाए। तो वो लाभ हमें ज़रूर मिला है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मुखर रूप से आकर सामने आकर किसी ने, भाजपा के लोगों ने हमारा समर्थन किया है, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी का साथ दिया, भले शायद वो उतने एक्टिव ना रहे जितना उन्हें रहना चाहिए था, ये वजह वो ही बता पाएँगे। लेकिन वो पार्टी के साथ ही रहे, और बिल्कुल जैसे आपने तीनों परिवारों का ज़िक्र किया,
तो जो हमें, मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पिताजी राजनीति करते थे, लेकिन जितनी जानकारी हमें मिली है, तो हमारा जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर ये 3 ऐसे घराने थे कि हमारे जो लोग थे उनके काम कभी नहीं रुकते थे। अगर एक जगह से नहीं हुआ तो दूसरी जगह से हो गया, तो तीसरी जगह से हो गया। तो इस तरीके से लोगों का आपस में, और एक बहुत सभ्यता यहाँ की राजनीति में हमें देखने को मिली। मेरे पिताजी ने कभी इस तरह की कोई टिप्पणी कभी बाबूजी के लिए नहीं करी, ना उन्होंने कभी इस तरह की कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मेरे पिताजी के लिए करी। तो आपस में एक सभ्यता थी, बैठ सकते थे, किसी मुद्दे पर इकट्ठे बात कर सकते थे और अपने लोगों का काम आपस में बाँट कर लेते थे। तो ये बहुत तीनों में इसकी ये था, छत्र इन छाया। तीनों परिवारों में राजनीतिक रूप से शानदार सामंजस्य था। हम इसके जी, चश्मदीद गवाह रहे हैं कि इसका मैंने लाभ कई क्षेत्र को बहुत था। हाँ, मैंने कई बार देखा कि हुकुम सिंह जी और मुनव्वर हसन एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, पर्दे के सामने पर्दे के पीछे दोनों रहते थे। वीरेंद्र सिंह जी और हुकुम सिंह जी एक कमरे में बैठकर रणनीति बनाते थे। और ये बात आपने सही कि इस क्षेत्र में किसी आदमी का इन तीनों परिवारों की वजह से कभी काम नहीं रुका। सत्ता में जो भी रहा उसने सबकी मदद की, उसने ये सोचे बगैर कि हिंदू है मुसलमान है, सबकी मदद की। जी। ये एक बड़ी चीज इस क्षेत्र में खूबसूरत रही है। हिंदू गुजरों का इस बार आपको समर्थन अच्छा मिला? जी, बहुत अच्छा समर्थन मिला है, क्योंकि उम, हमारा जो क्षेत्र है, कैराना क्षेत्र, वहाँ के जितने भी गाँव हैं हमारे, तो ख़ासकर उनके लिए मैं कहूँगी कि उन्होंने पहले ही मेरे से वादा कर लिया था और ये कहा था कि अगर बेटी लड़ेगी तो हम साथ रहेंगे बिल्कुल। तो जैसे ही टिकट डिक्लेयर हुआ, तो लगातार मैं उनके बीच में गई, जाती रहती थी। तो मैंने फिर पूछा, तो सबने हमें बहुत अच्छा समर्थन, और मैं सिर्फ़ हिंदू गुर्जर नहीं, 36 बिरादरी का, जाट समाज से मुझे ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा मेरा आना-जाना जाट समाज में रहा है, लगाव रहा है। मेरे पिताजी का भी बहुत लगाव था, तो उनमें भी उतना ही प्यार मिला। फिर हमें सैनी समाज, जहाँ सैनी समाज से हमें बहुत वोट मिला, ठाकुर समाज ने हमारा बहुत समर्थन किया। तो सभी का आशीर्वाद रहा है और पहली बार हमें हर बिरादरी में से वोट मिल रहा है, तो इसलिए हम आश्वस्त हैं कि हम जीतेंगे। आपके पिताजी का जब दुखद इंतकाल हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें आपके पिताजी की गाड़ी में जाट समाज के लोग ही थे। जी, जो उनके साथ थे वो जाट समाज के लोग ही थे। तो आपके पिताजी का भी जाट समाज में बहुत ज्यादा आत्मीयता थी और एक सेक्युलर नेता थे, जिसका ये आपके परिवार के साथ ये खासियत रही है कि वो सहारनपुर आपके इसके 2 विधानसभा आपके क्षेत्र में पड़ती है। वहां का एक बहुत सम्मानित पॉलिटिकल परिवार है चौधरी यशपाल सिंह जी का। यशपाल सिंह जी उस दौर में इस क्षेत्र के थे कि गुर्जर राजनीति के एक पिलर थे। उनके बेटे आज राजनीति में हैं। आपके चुनाव के बीच में कई बार अप एंड डाउन आए और एक बार तो यह स्थिति आई कि उनके बेटे इंद्र सेन जी, रुद्र सेन जी की ये घोषणा आई कि वो शायद भारतीय जनता पार्टी में या समाजवादी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बाकायदा हेलीकॉप्टर भेजकर उन्हें बुलाया और उनसे सीधी बात की। क्या रहा पूरा एपिसोड और उसके बाद उनका क्या आपके प्रति नजरिया रहा उस परिवार का, चूंकि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉलिटिकल परिवार है जिसका क्षेत्र में अपने आप वजूद भी है? जी। अ, वो लोग भी लोकसभा के टिकट के दावेदार थे, तो पहले तो वो दावेदारी पर थोड़ा मामला था, लेकिन वैसे हमारे आपस में दोनों परिवारों के बीच में कोई तनाव इस किस्म का नहीं था। उनकी कुछ नाराज़गी पार्टी से थी, पार्टी लीडरशिप से थी, जिसकी वजह से वो खुलकर नहीं आ रहे थे। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसका पता लगा, मालूम पड़ी उनकी नाराज़गी की वजह, तो उन्होंने बहुत उनका सम्मान करते हुए खुद अपनी तरफ से एक प्राइवेट प्लेन भेजकर उनको बुलाया और उनको ये एहसास कराया कि उनकी पार्टी में कितनी कदर है और कितना सम्मान है। जिसके बाद फिर सारे मनमुटाव वो धुल गए थे और उसके बाद वो खुलकर हमारे बीच में आए और हमारा समर्थन करा, हमारे साथ कैंपेन करी और वोट डलवाने का काम किया। तो ये जो भी नाराज़गी थी, ये पार्टी लेवल पर थी और पार्टी लीडरशिप से थी। इसमें हमारा आपस में कुछ नहीं था। दावेदारी सब करते हैं टिकट की और उससे नाराज़गी आपस में नहीं होती, क्योंकि सबको अधिकार है दावेदारी करने का। ये पार्टी हाईकमान का फैसला रहता है कि कौन लड़ेगा। तो वो कोई वजह नहीं थी, बस उनकी नाराज़गी किन्हीं और बातों पर थी, जिनका निस्तारण अध्यक्ष जी ने बहुत खूबसूरती से किया। आपके चुनाव में क्षत्रिय समाज की आपके लोकसभा क्षेत्र में ननौता में एक पंचायत हुई, जिस पंचायत में यह फैसला किया गया कि राजपूत समाज भाजपा के खिलाफ वोट करेगा और कैराना से इकरा हसन को उन्होंने अपने सजातीय श्रीपाल राणा बसपा के जो कैंडिडेट थे उनकी जगह आपका नाम प्रपोज किया। क्या उस फैसले का, उस पंचायत का आपके मतदान में फर्क पड़ा है?
जी, बिल्कुल, बहुत बड़ा असर पड़ा है और जिस तरीके से हमें एक समर्थन खुले रूप से एक पूरी बिरादरी का मिला, तो इससे किसी भी चुनाव में जान पड़ने का काम होता है। और जो 7 तारीख की पंचायत थी, उसके बाद जो ये फैसला लिया गया, पहले हमें लग रहा था कि शायद श्रीपाल जी के लिए फैसला आएगा, लेकिन ये हमारा सौभाग्य रहा कि सबने अपना आशीर्वाद राजपूत समाज ने हमें देने का फैसला किया और हमें हाथों-हाथ लिया। और उसके बाद जिस तरीके से हमारे कार्यक्रम हर गाँव में लगे और हमें जिस किस्म का सपोर्ट और उनकी तरफ से मिला, तो इससे हमारे चुनाव में एक उठान आया था, जो फिर उठता ही चला गया। फिर उसमें सैनी समाज का सहयोग मिला और फिर सभी लोग साथ जुड़ते चले गए और चुनाव को मजबूती मिलती रही। सैनी समाज का आपने जिक्र किया, 2022 में सैनी समाज के धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी में आए थे, मजबूती चुनाव लड़े, बहुत छोटे अंतर से चुनाव हार गए थे। जी। वो उसके बाद भाजपा ज्वाइन कर रहे थे, लास्ट मोमेंट में उनको रोक दिया गया था, वो तब से अज्ञातवास में थे। इस चुनाव में शुरू में उनके समर्थक आपका समर्थन कर रहे थे, आपके लिए मतदान की बात कर रहे थे। हमारी टीम जब क्षेत्र में जा रही थी तो सैनी समाज के लोग आपके लिए वोटिंग की बात कर रहे थे, भाजपा से नाराजगी जाहिर कर रहे थे। चुनाव मतदान से 1-2 दिन पहले ही धर्म सिंह सैनी जी को भाजपा ने अपने साथ जोड़ लिया। उसका इस चुनाव पर क्या फर्क रहा? सैनी समाज के मतदाताओं ने आपका समर्थन किया, भाजपा से उनकी नाराजगी बदस्तूर जारी रही, या वो वापस भाजपा की तरफ गए? देखिए, क्योंकि बहुत ही एंड मोमेंट पे उनका भाजपा में शामिल होना हुआ डॉक्टर धर्म सिंह जी का, उससे पहले हम हमारे जो वो थे प्रोग्राम्स हो चुके थे पूरे समाज में और हमारा एक जुड़ाव बन चुका था सैनी समाज के सभी लोगों से, तो वो एकदम से बदलाव उसमें नहीं आया। उन लोगों ने खासकर नाराज़गी जो थी वो लोकल लीडरशिप में थी, ना कि सिर्फ़ भाजपा से थी, बल्कि जो लोकल लीडरशिप उन्हें टाइम-टाइम पर परेशान करती आई है, भाजपा की लोकल लीडरशिप, उनसे वो लोग नाराज़ थे और उसी के विरोध में वो लोग हमारे साथ जुड़े थे। तो जब डॉक्टर साहब गए तो मैं मानती हूँ कि 1-2% फ़र्क ज़रूर पड़ा होगा, लेकिन बड़ी तादाद पर इस तरीके का फ़र्क नहीं पड़ा। बाद में भी चुनाव होने के बाद हमारे यहाँ काफ़ी लोग आए और सबने अपने बूथ की रिपोर्ट हमें दी और बूथ की रिपोर्ट के साथ-साथ आश्वासन भी दिया कि वोट आपको ही गया है। तो ये जो नाराज़गी थी ये भाजपा के साथ-साथ जो हमारे प्रत्याशी हैं उनसे भी थी और जो स्थानीय लोकल लीडरशिप है उनसे भी थी। तो ये एकदम से धुली नहीं 1 दिन पहले और इसका समाज का साथ हमारे साथ ही रहा। पूरे चुनाव के बीच में जब भीड़ बहुत जुड़ती है, हर जगह भीड़ हो रही थी, एक छोटी सी मासूम सी बच्ची सी उनके बीच कैसी लग रही थी? क्या पूरे चुनाव प्रचार के बीच में क्या एक इकरा का अनुभव रहा कि लग रहा था एक बहुत छोटी, जो सोचते थे इकरा हसन है, सांसद का चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए चुने जाने में लगता है बहुत ताकतवर आदमी है, बहुत मजबूत आदमी है, और जब देखा एक बहुत छोटी सी मासूम सी बच्ची सी गली की मोहल्ले की जैसे स्कूल की यूनिवर्सिटी की बच्ची घूम रही है, तो क्या लोगों का अनुभव रहा? क्या तुम्हारे अनुभव ऐसे रहे जो तुम्हें लगा कि कोई अच्छा सा कोई पूरा अनुभव चुनाव प्रचार के बीच का? अ, रोज़ाना के अनुभव ही अच्छे थे और मैं छोटी ज़रूर हूँ लेकिन इरादे और हौसले मेरे पूरे मज़बूत हैं। मेरे पिताजी की सारे गुण उसमें आ जाते हैं। तो लगातार 2 साल से हम जिस तरीके से लोगों के बीच में थे, अब मैं बहुत हद तक यहाँ की राजनीति समझ गई हूँ। तो अपनी बात रखने का जो एक तरीका होता है, वो भी कुछ हद तक आ गया है। तो अनुभव बहुत अच्छे रहे, सबने बहुत आशीर्वाद दिया और ख़ासकर महिलाओं में, मुझे जितना प्यार महिलाओं से मिला है और जितना उन्होंने मुझे अपनाया है और मैं मानती हूँ कि सबसे अ, आधी आबादी का जो वोट है, वो ऐसा वोट है कि उ उन्हें ज़्यादा मनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम एफ़र्ट डालने हैं और बहुत ईमानदारी का उनका वोट बैंक है। तो और ये किसी एक समुदाय के लिए नहीं, हर वर्ग की जितनी भी मेरी महिलाएँ, माताएँ, बहनें थी, उन्होंने मुझे बिल्कुल अपना प्रत्याशी मानकर मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे आश्वासन दिया कि आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा और वोट मुझे देंगे। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा कि मैं हमेशा प्रयास करती थी क्योंकि महिलाएँ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, जो सभाएँ होती हैं। तो हमारे यहाँ तो अलग से कार्यक्रम होते थे और नहीं भी होते थे, तो मैं ज़रूर कोशिश करती थी कि मैं घरों तक जाऊँ और सब महिलाओं से मिलूँ, ताकि उनमें एक उत्साह भी उत्पन्न हो चुनाव को लेकर क्योंकि
ज्यादातर महिलाएं चुनावी कार्यवाही से थोड़ी दूर रहती हैं, सिर्फ वोट डालने के लिए जाती हैं। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि मुझसे लड़कियां आकर मुझे बताती थी कि दीदी हमें ये दिक्कत है यहाँ पर, आप बनेंगी तो ये करिएगा। या जो हमारी माताएं हैं वो बताती थी अपनी समस्याएं, जो कि बहुत एक अच्छी उनकी ईमानदारी की बहुत परेशानियां जो होती थी जिन्हें कोई नहीं सुनता था, तो वो बैठकर मुझसे करती थी। तो ये मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगता था पूरे कैंपेन का। अगर ईश्वर ने आपको 4 जून को मौका दिया तो उन बच्चियों की, उन माताओं की जो अपेक्षाएं हैं उनको इकरा पूरी करेगी? उन जी मेरा समस्याओं को नोट किया है? बिल्कुल किया है, और मेरा सबसे पहला प्रयास यही रहेगा कि मुझे लगता है कि अगर एक महिला, घर की महिला अगर शिक्षा हासिल कर ले, तो वो अपने पूरे परिवार को शिक्षित करती है। तो और महिलाएँ जितना आगे बढ़ेंगी, शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ा जा सकता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे पास एक बहुत बड़ी लेगेसी है, बहुत बड़े प्रिविलेज में से मैं आती हूँ, जिसके बदौलत मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म मिला है राजनीति का। लेकिन इसके बावजूद अगर जो आत्मविश्वास मुझ में है अपनी कोई भी बात रखने का, वो मेरी शिक्षा की वजह से आता है। तो मेरा यही प्रयास है कि अपनी बहनों के लिए यहाँ पर जो समस्या हमें मालूम पड़ी कि उच्च शिक्षा नहीं हासिल कर पाती क्योंकि कोएड में उन्हें जाने में दिक्कत होती है। तो ये हमारा प्रयास रहेगा, जो मेरा एक, अगर मैं किसी लायक ना रहूँ तो एक काम मैं ये करना चाहूँगी कि मैं अपनी बहनों के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन का यहाँ पर हम ला सकें जिसमें उन्हें पढ़ाने, आगे पढ़ने के लिए ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। तो ये प्रयास रहेगा कि उनके लिए ये हम कर सकें। बेटियों की शिक्षा महत्वपूर्ण है और जी। ये बहुत जरूरी है। महिलाएं, हमने कई वीडियो देखी थी जिसमें महिलाएं रात को 11 बजे भी इकरा आसन का वेट कर रही थी, लड़कियां वेट हुँ, कर रही थी, बुजुर्ग महिलाएं कर रही थी कि इकरा आ रही उसको देखे। आपने एक हुँ। मिथक और भी तोड़ा कि जब राष्ट्रीय लोकदल के जो समर्थक मतदाता हैं, यदि उनको भाजपा के अलावा किसी इतर पार्टी को वोट नहीं देना होता था तो कहते हैं साइकिल पे बटन दबाना अच्छा नहीं लगता साहब 2013 के दंगे के बाद। मुजफ्फरनगर में भी काफी जगह ऐसा हुआ है कि समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, अलीगढ़ में भी दिया है। तो दोनों जगह तो यह भी तर्क हो सकता है कि जाट प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के और भाजपा के, इसलिए दे दिया। लेकिन आपके यहाँ तो जाट मतदाताओं ने आपके लिए अच्छा खासा मतदान किया है, तो वो मिथक भी तोड़ा है। पूरे ग्रामीण परिवेश में, पूरे क्षेत्र में ऐसे कौन सा वर्ग रहा आपको जिसमें लगा हो कि जो आपके साथ नहीं जुड़ पाया? क्या किराना का व्यापारी वर्ग, कहीं जो भाजपा ने पिछले दिनों से चलाई थी पलायन के, उसका कोई इफेक्ट रहा या वो भी आपके साथ जुड़ गया? नहीं, जो हमारे जो पलायन का जो मुद्दा है, वो सभी को मालूम है कि कुछ 5-6 परिवार थे और वो अपनी बढ़ोतरी में, बिज़नेस में जो बढ़ोतरी हुई थी, उसकी वजह से वो लोग गए थे छोड़कर। और ये अब बात सबके सामने है, इसमें सारी एजेंसीज़, चाहे सेंट्रल एजेंसी हो, हमारी लोकल एजेंसी हो, प्रशासन हो, सबने इन्वेस्टिगेट कर लिया। तो उन लोगों के मन में भी ये जो एक मैल उत्पन्न हुआ था भाजपा के द्वारा कि इस तरीके से यहाँ पर परेशान कर कर भगाया गया, वो धुल चुका है अब पलायन वाला। और उसके साथ-साथ जब मेरी व्यापारी वर्ग के लोगों से बात हुई, तो ये बात उठकर आई कि इस मुद्दे से जितनी बदनामी हमारे क्षेत्र की हुई है, उसकी वजह से हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है। क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है एनसीआर में आता है और पानीपत सिर्फ 20-25 किलोमीटर है। एक ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन हमारे क्षेत्र की है कि यहाँ पर बहुत इंडस्ट्रीज़ लग सकती हैं, बाहर से लोग आकर काम कर सकते हैं। लेकिन इसलिए नहीं करते क्योंकि जब वो गूगल पे कैराना डालते हैं तो तरह-तरह की नेगेटिव खबरें उनके सामने आती हैं। तो इस बात का बहुत, ये बात अब सब समझ रहे हैं, चाहे वो उन्होंने पहले भाजपा को वोट किया हो, कि इस बात से हमारे क्षेत्र का बहुत नुकसान हुआ है। तो हम लोग सब आपस में मिलकर यही प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र की बदनामी जो भाजपा ने करी है, उसको धोने का काम करें और यहाँ पर बाहर से इंडस्ट्रीज़ आ जाएँ। मैंने कई ऐसे वारदात देखे हैं कि हमारे यहाँ के बहुत से लोग हाईवे के रास्ते से पानीपत जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए, और कई एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो जब हमारे यहाँ वर्क फ़ोर्स है, हमारे यहाँ अब सब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हम यहीं पर अपने क्षेत्र के उत्थान के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इस मुद्दे पर सभी लोगों ने एग्री करा और इसीलिए हमारे साथ खड़े हुए। व्यापारी वर्ग भी इस चुनाव में हमारे साथ रहा इसी मुद्दे को लेकर।
विदेश की शिक्षा की नई बच्ची आई है, पढ़ी लिखी है, विदेश से शिक्षित होकर आई है, इसका आपके चुनाव में आपको लाभ रहा। आज आप इस समय मैनपुरी से बात कर रही हैं। लगातार आपके पूरे प्रदेश में कार्यक्रम लगे हुए स्टार कैंपेनर की तरह। कैसा लग रहा है स्टार कैंपेनर बन के? इतनी कम आयु में स्टार कैंपेनर की तरह हर जिले में आपकी डिमांड हो रही है कि इकरा का कार्यक्रम लगा दो। समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी ही मुख्य रूप से स्टार कैंपेनर हैं, डिंपल जी जाने लगी, अब उनको एक और स्टार कैंपेनर के रूप में इकरा दिखाई देने लगी। तो जो जगह जगह प्रोग्राम आपके मांगे जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है और कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है क्षेत्रों में? जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ये ऊपर वाले की कृपा है और बड़ों का आशीर्वाद है कि बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा मुझे लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, प्यार दे रहे हैं और जगह-जगह बुला रहे हैं। कैंपेनर्स, स्टार कैंपेनर्स काफ़ी लोग हैं। हम लोग भी जो हमारी तरफ से योगदान हो सके वो करने के लिए यहाँ आज मैनपुरी में हैं, कल कन्नौज जाएँगे। तो लेकिन ज़रूरत मेरे हिसाब से यहाँ पर ख़ास है नहीं। यहाँ पर बहुत अच्छा हमारी पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, कन्नौज में भी। लेकिन सभी देखना चाहते हैं, अपने नेता के चुनाव को भी हम देखना चाहते हैं, इससे भी एक एक्सपीरियंस मिलता है और यहाँ पर बहुत प्यार मुझे मिला और बुलाया और सम्मान हुआ और पहली बार मुझे बताना नहीं पड़ा कि मैं कहाँ से आई हूँ और मैं कौन हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये ऊपर गूगल वाले सर्च कर ले तो इकरा की आइडेंटिटी अब किसी को बताने की जरूरत नहीं कि इकरा सन कौन है। क्रेज है जी, कि इकरा कौन है, देखना चाहते हैं। इस बात का लेकिन एहसास यहाँ पर आकर हुआ, अपने क्षेत्र में तो नहीं होता है, बाहर आकर हुआ। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और मेरे दिल में इस बात का बहुत आभार है और यही उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे हाथ से लाभ हो पाए और मदद हो पाए और ये सरकार हम लोग सब मिलकर बदल पाए। अब तो हर बूथ की रिपोर्ट आ गई है, इकरा हसन ने जुड़वाया होगा बूथ वाइज। क्या परिणाम लग रहा है 4 तारीख को, क्या परिणाम आएगा? परिणाम हम आश्वस्त हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग इंशाल्लाह चुनाव जीत रहे हैं। आंकड़े हम निकलवा चुके हैं लेकिन मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहती, नंबर्स पे नहीं बात करना चाहती, लेकिन हम एक कंफर्टेबल विक्ट्री की उम्मीद कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इधर से हमारी कई सीटें, पहले फेज में कई सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। कितनी लीड की उम्मीद आप करते हो? हम ये नहीं कह रहे चलिए कितनी है वो तो ना करें, लेकिन जी। कितनी की विक्ट्री में कितनी लीड की अपेक्षा कर रहे हो कि आपको लीड मिल रही होगी? हमारे आकलन में 50 से 1 के बीच में आ सकता 50 है। प्लस में आपकी लीड है। 50 प्लस में, जी। पहले चरण की आपने चर्चा की, पहले चरण में 8 सीट में से पहले 5 थी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के पास, इस बार कितने की अपेक्षा कर रहे हैं? इस बार जैसे हमारी सीट बीजेपी के पास थी पिछली बार, तो एक तो हमारी सीट हो गई। हमें पूरी उम्मीद है मुजफ्फरनगर भी हम जीत रहे हैं, सहारनपुर सीट भी इंडिया गठबंधन जीत रही है। तो मैं मंडल की अगर बात करूं तो ये तीनों सीट हम जीत रहे हैं। बाकी उम्मीद ये है कि मेरठ भी जीतेंगे और मेरठ के साथ साथ बिजनौर भी जीत रहे हैं और बिजनौर के बाद मुरादाबाद जो सीट है वो भी हम लोग जीत रहे हैं। तो कई सीटें इधर की जो हमारी पश्चिम की हैं, पश्चिम 16 में, सीट जो 2 चरण की हुई है, जी, पहले उसमें चरण 6 में थी 8 पिछली बार। सीट, 8 पहले में पहले जो, दूसरे में 8। जी, पहले में 8 सीटें जो थी उन्हीं में से मुझे लगता है 6 सीटें हम लोग जीत जाएंगे। और दूसरे पूरी चरण में? दूसरे चरण में भी इधर से टोटल जो हम लोगों ने आकलन किया है तो 12 सीटों का कम से कम हमें उम्मीद है 16 में दोनों से चरण। 12, जी 6 से 12 दुगनी, जबकि जी। पहली बार तो बसपा की भी थी 6 में से। इस बार देखिए जो दलित वोट है उन्होंने बहुत समझदारी से वोट किया है क्योंकि एक जो मुद्दा 400 पार का बीजेपी ने उठाया है तो बहुत साइलेंट तरीके से दलित समाज ने इंडिया गठबंधन को वोट किया है। ये बात हमें भी बाद में मालूम पड़ी जब हमने बूथ वाइज अपनी सीट का आकलन किया। तो क्योंकि 400 पार के नारे के साथ साथ जिस तरीके से इनके कई नेता कह रहे थे कि संविधान बदलेंगे, तो अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ होती है तो हम सबके अधिकारों से हमें वंचित किया जाएगा। ये बात दलित समाज, जो कि एक बहुत जागरूक समाज है, उन्होंने खुद इस बात को समझकर बहुत समझदारी से इंडिया गठबंधन को अंदर खाने वोट किया है। तो इस वजह से हमें लगता है कि जो सीटें पिछली बार बसपा जीती थी, वो इस वजह से इस बार इंडिया गठबंधन के पास आएगी और 12 सीट हमें लगता है दोनों चरण में हम जीतेंगे। 14, 17, 19 और 22 के चुनाव में
कहीं हाथी नहीं होता था तो दलित मतदाता की सेकंड चॉइस कमल का फूल होता था। 19 के चुनाव में सपा बसपा के एक साथ होने के बावजूद भी सपा को केवल 5 और बसपा को 10 सीट इसलिए मिली थी कि सपा के मतदाताओं ने वोट किया था, बसपा के मतदाताओं ने सपा को नहीं किया था। इसी में मुजफ्फरनगर सीट भी अजीत सिंह जी हार गए थे। इस बार मायावती जी ने उस आरोप को धोते हुए कि साहब ये भाजपा की बी टीम है, ऐसे प्रत्याशी दिए जो भाजपा के लिए ज्यादा सिरदर्द का कारण बने, चाहे आपके यहाँ श्रीपाल राणा हो, मुजफ्फरनगर में प्रजापति। इस बार लग ये रहा है कि शायद दलित मतदाताओं ने मायावती जी को दोबारा स्थापित करने के लिए उनके पक्ष में मतदान किया। आप कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन को वोट किया है, तो वो बसपा की तरफ गए हैं आपके क्षेत्र में या इंडिया गठबंधन को गए हैं? हमारे क्षेत्र में तो मैं खास तौर पर, क्योंकि ज़्यादा जानकारी मुझे अपने क्षेत्र की है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि दलित समाज का जो सबसे मेजर चंक है वोट का, वो हमें मिला है। उसमें हिस्सेदारी ज़रूर हो सकती है, बसपा को भी मिले हैं, भाजपा को कम मिले हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो उनका शेयर है, वो हमें मिला है। और इसके पीछे वजह यही है कि जो हमारे दलित भाई हैं, वो जान चुके हैं कि जिस तरीके से उनकी जो रिज़र्वेशन है, उसको डाइल्यूट कर दिया है भाजपा ने। अभी जो 2 टर्म इनके डबल इंजन की सरकार के थे, इसी में जितनी भी सरकारी संस्थाएँ थी, उनको बेचकर प्राइवेटाइज़ करना। प्राइवेटाइज़ेशन का मतलब ही है कि वहाँ रिज़र्वेशन लागू नहीं होगी। तो एक तो वहाँ से उनको वंचित कर दिया गया। उसके बाद अब जो करने जा रहे हैं, एससी-एसटी एक्ट का जो एक प्रावधान मौजूद है, उसको भी बदलने की बात पहले चर्चा में आई थी। और अब तो खुले रूप से ही 400 पार का जो नारा दिया संविधान बदलने के लिए, उससे बहुत बड़ी एक चिंता का विषय सबके मन में बैठा, चाहे वो अल्पसंख्यक लोग हों और दलित लोग हों। खासकर मैं कहूँगी दलित लोगों के लिए, क्योंकि वो जागरूक कौम है और वो समझ गए हैं कि अगर इनको ताकत दे दी, इन्होंने अब तक कोई लाभ तो देने का काम नहीं किया, अगर ताकत दे दी तो ये बदलाव ज़रूर करेंगे। अभी जो हमारे इंडियन पीनल कोड है, वो भी इन्होंने बदले हैं, तो वो अपने आप में एक सबूत है कि अगर ये कानून इस हद तक बदल सकते हैं, तो आगे को ये संविधान, और जब खुद कह रहे हैं स्टेज पर आकर, अब इन्होंने, जब इन्हें 2 चरण में झटका लगा है दलित वोटों का, तब जाकर प्रधानमंत्री जी ने और इनके बाकी नेताओं ने इस नारे को त्याग दिया है। तो ये बात इसी से साबित हो जाती है कि दलित वोट हमारी तरफ शिफ्ट हुआ है, तभी इन्होंने ये नारा त्यागा है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी सीट पर तो हम आश्वस्त हैं कि हमें सबसे बड़ा चंक हमें मिला है, और बाकी सीटों पर भी यही उम्मीद कर रहे हैं। तो आपके क्षेत्र में जो अखिलेश जी का नारा है पीडीए, वो पूरा सार्थक हुआ है? बहुत बहुत अच्छी तरीके से सार्थक हुआ है, और हमें उम्मीद है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही ये नारा, जिस तरीके से टिकट का वितरण हुआ है, वो अपने आप में इस नारे को उदाहरण के रूप में सबके सामने प्रदर्शित कर रहा है कि कितने सीरियस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस नारे को लेकर हैं, और सबको हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हैं, बाहें खोलकर खड़े हैं, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलित समाज के लिए। अब बस सबको अपनाने की ज़रूरत है। इस बार लग रहा है कि कुछ अजीब ढंग का चुनाव है, एक अंडर करंट है, वो प्रो गवर्नमेंट है या एंटी गवर्नमेंट है तो 4 तारीख को सामने आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन का माहौल जरूर लग रहा है। नहीं, आखिरी सवाल अंडर जी। करंट जो है वो खामोशी वाला है, और खामोशी जब वाला है। एक खामोशी है यहाँ के वोटर्स में, सब पूरे क्षेत्र के वोटर्स में, और खामोशी कभी भी सत्ता के लिए लाभदायक नहीं होती, क्योंकि सत्ता का जो चुनाव होता है, सत्ता के पक्ष में जो चुनाव होता है, वो उत्साह का होता है हमेशा, लेकिन खामोशी का जो चुनाव है, वो सत्ता के लिए खतरे के संकेत है, और हमारे लिए ये पॉजिटिव साइन है, और हमें उम्मीद है कि सरकार हम बना रहे हैं इस बार। आपकी उम्मीद को शुभकामनाएं। अगर 4 जून को परिणाम आप ही की अपेक्षा के अनुरूप रहे तो कैराना लोकसभा क्षेत्र में क्या करने की योजना इकरा की होंगी? मुख्य रूप से क्या क्या योजनाएं भविष्य की है कि कैराना की जनता को इकरा के सांसद बनने का अगर सौभाग्य मिलता है तो ये मिलेगा? देखिए, क्षेत्र का जो हमारा विकास है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, तो अभी भी हमारे क्षेत्र में बहुत सी समस्या कनेक्टिविटी को लेकर है। तो क्षेत्र के विकास की, और मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए मैं काम करूँ। हालाँकि शिक्षा की ज़रूरत हमारे यहाँ पर सभी लोगों के लिए है, चाहे उसमें पुरुष हों, बच्चे हों, तो लेकिन
मैं पहले कोशिश करना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए कोई संस्थान बन सके, क्योंकि लड़के बाहर भी चले जाते हैं। स्कूल्स हैं हमारे यहाँ पर, तो हम कोशिश करेंगे कि वो सुचारू रूप से संचालित हों, क्योंकि टीचर्स की बहुत कमी है। तो ये जितने भी हमारे क्षेत्र के मुद्दे हैं, इन्हें मुखर रूप से अगर मौका मिला तो संसद में इनको उठाएँगे और साथ-साथ एक अपनी महिलाओं के लिए यहाँ पर पढ़ाई का प्रावधान बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका इस महत्वपूर्ण समय में समय लिया। मैनपुरी की क्या उम्मीद है चुनाव परिणाम की? मैनपुरी की हमें ये उम्मीद है कि शायद सबसे बड़ी जीत यूपी में अगर कहीं होगी तो मैनपुरी में होगी। जितने वोटों से पहले जीती थी यहाँ से हमारी आदरणीय डिंपल यादव जी, उससे लगभग डबल वोटों से हमें जीतने की उम्मीद है। अरे, वहां तो बड़ा सरकार मेहनत कर रही है, मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं जयवीर सिंह जी, तो जी, लीड लेकिन बढ़ेगी। ये नेताजी की कर्म भूमि है और जितना जी। काम यहाँ पर नेताजी ने किया है, वो आज भी लोगों के मन में है और इतने आसानी से वो बात भुलाई नहीं जा सकती और पूरी हमारी भी पार्टी यहाँ पर मेहनत कर रही है, तो हमें उम्मीद है कि जीत में बढ़ोतरी होगी पिछली बार के। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 4 जून को परिणाम आपके अनुकूल रहे। धन्यवाद, नमस्कार। रॉयल नमस्कार। ब्रिटेन को इस बेशकीमती समय में समय देने के लिए धन्यवाद। ये थी इकरा हसन, बहुत खूबसूरती से अपनी बात रख रही थी। एक बच्ची एक नई राजनीति में आई है, पढ़ी लिखी बच्ची है, समाज के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कुछ करने की इच्छा है। आपने इनको आशीर्वाद दिया, क्या परिणाम रहेगा या क्या इनका भाग्य कहता है, 4 जून को सबके सामने आएगा। शुभकामनाएं, और आपसे अनुरोध है कि वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिए। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले किसी वीडियो में मिलेंगे किसी और राजनीतिक शख्सियत के साथ। नमस्कार।